हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लासेस जो है प्रश्नोत्तर रूप में करा रहा हूं, और इन क्लासेस को कराने का मकसद है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2026 के फरवरी महीने में, उसमें अच्छा मार्क्स आना। यानी इस क्लास को करने के बाद आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो आपका बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा। और इस क्लास को मैंने देखिए सबसे पहले भूगोल विषय से करवाना शुरू किया था, और भूगोल विषय में जितने आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं, 7 चैप्टर, मैंने उन सभी को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया और उनको प्रश्नोत्तर रूप में करवाया। पिछली क्लास से मैंने आप लोगों का देखिए अर्थशास्त्र का भी अध्ययन कराना शुरू किया है, और अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है मैंने पिछली क्लास में आप लोग को अध्ययन करवाया था। तो इस तरीके से देखिए ये जो आप लोगों की एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास चलाई जा रही है, ये आज की 9वीं क्लास है। 8 क्लासेस में हम लोगों ने विभिन्न चैप्टर्स को बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन किया। तो ये देखिए आपका जो अर्थशास्त्र का आज का दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उस देखिए इसको कैसे करना है, उसी तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में। और जैसा कि मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूं कि आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए, और उनको भी इस चीज़ का देखिए फ़ायदा मिलने का अवसर दीजिए। आप लोग अगर सोचेंगे कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा, मेरा ही ज़्यादा नंबर आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोगों को बताइए, वो लोग भी इन क्लासेस को देखें, उसको रिवीजन करें, पढ़ें, उनका भी सोशल साइंस में अच्छा नंबर आए। क्योंकि देखिए सोशल साइंस का सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड होता है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी समस्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्लास 10 में पढ़ लीजिए, अच्छा स्कोर कर लीजिए। उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जाइएगा, तो फिर आपको ज़्यादातर जो भी विषय जिसको पढ़ना होता है अपना चॉइस करता है। किसी को आर्ट्स पढ़ना है, तो किसी को कॉमर्स पढ़ना है, तो किसी को साइंस पढ़ना है। लेकिन कक्षा 10 में तो सबको सोशल साइंस पढ़ना है, तो इसलिए सोशल साइंस में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का देखिए आपका जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। हाँ, देखिए हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पुस्तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टॉपिक हैं, उनको प्रश्नोत्तर रूप में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस किताब में फ्रंट पेज पर इस तरीके से दिखेगा चैप्टर में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्रक, देखिए अलग अलग क्षेत्रकों का यहाँ पर दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो खदानों में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक में है। उसके बाद फिर देखिए कुछ लोग जो फैक्ट्री में, कंपनी में, उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं, तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्रक। एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे टेलीकॉम, बिजली विभाग में टेलीकॉम टावर के पास बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इन तीनों क्षेत्रकों से संबंधित आपके इस किताब में विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं, और उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आपको अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करना। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखा जाए। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10, और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करा रहा हूं, और उसको जो है हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। आज दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, उनको देखेंगे। तो देखिए इसका सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, देखिए क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक कौन कौन से हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के देखिए 3 क्षेत्रक हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा क्या है? द्वितीय क्षेत्रक। तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्रक। अगर इनके बारे में बताना हो कि कौन कौन सी चीजें प्राथमिक में आती हैं, कौन सी द्वितीय में, कौन सी तृतीय में, तो प्राथमिक देखिए क्या आ जाएगा? कृषि, खनन, मत्स्य, पशुपालन, इस डेयरी, ये सब किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? विनिर्माण, यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सब किसमें आएंगे? द्वितीय। तृतीय क्षेत्र में जितनी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, रेलवे, ये सब किसमें आएंगे? तृतीय क्षेत्र। ठीक, अब देखिए, अब एक एक करके एक एक बार प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए किसे कहा जाता है? जिन कार्यों में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन इत्यादि, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन जब कोई व्यक्ति करता है प्रकृति के द्वारा दिए गए चीजों के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे देखिए कृषि में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, पशुपालन में, मछली पालन में, खनन में, इन सब में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा?
कि जिन कार्यों में कच्चे माल को संसाधित करके वस्तुएं तैयार की, यानी प्राथमिक क्षेत्रक से जो कच्चा माल ले आ जाता है उसी को संसाधित करके मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में कुछ नई वस्तु बनाई जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र। जैसे देखिए उद्योग धंधे, निर्माण कार्य, फैक्ट्री उत्पादन आने, इन्हें क्या क्या कहता है, द्वितीय क्षेत्र। जैसे देखिए जो है गन्ना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादक, लेकिन गन्ने का उपयोग करके क्या किया था, उससे गुड़ बनाया जाता है और चीनी बनाई, तो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, जैसे घर मकान जो बनाने वाले लोग हैं, तो देखिए ईंट किससे बनती है, मिट्टी से, और फिर उसको पकाने के बाद उससे क्या बनता है, मकान बनता है। विभिन्न प्रकार के देखिए फैक्ट्रियों में भी कच्चे माल, जैसे देखिए रेशम है, तो उसके बाद देखिए कॉटन है, इन सबको क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित होता है, लेकिन इसको उपयोग करके फिर द्वितीय क्षेत्र में इनसे कपड़े बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब हो जाएंगे द्वितीय क्षेत्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तृतीय क्षेत्रक क्या है। तो तृतीय क्षेत्रक क्या होता है कि तृतीय क्षेत्रक वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में प्राथमिक क्षेत्रक को और द्वितीय क्षेत्रक को जो क्षेत्रक सेवा प्रदान करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके कार्य को बेहतर करने के लिए क्या कहे जाते हैं, सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। जैसे देखिए कोई व्यक्ति कृषि में अच्छा उत्पादन कर पाए, अपनी फसल को अच्छी कर पाए, तो उसके लिए सेवाओं की जरूरत होगी। सेवाओं की जरूरत होगी, जैसे बिजली चाहिए, उसके अपने फसलों की बीमा करानी होगी, उसको देखिए उधार चाहिए, ऋण चाहिए अपने अच्छे फसल को बोने के लिए, तो ये सब कौन प्रदान करेगा, सेवा क्षेत्र। फिर उसके बाद जब फसल उसकी उत्पादित हो जाएगी तो उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए उसको क्या चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, तो कौन प्रदान करेगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, तृतीय क्षेत्र। जैसे देखिए परिवहन, बैंकिंग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र। देखिए इससे देखिए मिलता जुलता एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए तृतीय क्षेत्र क्या है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, अगर पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसकी वजह से इसका नाम सेवा क्षेत्र है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है, यानी भारत के सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो उत्तर क्या होगा कि भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहां पर कार्यरत है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, यानी जीडीपी किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी इसकी परिभाषा देखी थी, तो इसमें भी देख लेते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का जो योग होता है उसको क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, जीडीपी शॉर्टकट में इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, देखिए वे संस्थान जहां नियोजित नियम, नियमित वेतन, समय पर छुट्टियां और सरकारी सुरक्षा योजनाएं होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संगठित क्षेत्र। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर काम करने वाले व्यक्ति को नियमित रोजगार मिले, अच्छी पेमेंट मिले, उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिले, उसको स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए, तो इस तरह की जो सेवाएं होती हैं, जो काम होते हैं, जो क्षेत्रक होते हैं, वो कैसे क्षेत्र कहला जाते हैं, संगठित क्षेत्र। जैसे देखिए सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यालय, सरकारी स्कूल, बैंक, इन सब में जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहा जाते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग या संगठित क्षेत्र के लोग। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। तो देखिए जस्ट इसी का अपोजिट कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा संगठन जहां पे लोगों को नियमित रोजगार न मिले, उनका रोजगार का कोई गारंटी ना, उनको कभी भी रोजगार से निकाला जा सके, उनको अच्छी वेतन न मिले, उनको छुट्टियां न मिले, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ अलग से पैसे न मिले, या उनको बहुत सारी सुविधाएं न मिले, तो ऐसे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, असंगठित क्षेत्र। देखिए जहां श्रमिकों को निश्चित वेतन, सुरक्षा या छुट्टियां नहीं मिलती और नियम तय नहीं होते, वे असंगठित क्षेत्र कहलाते। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ पहले से नियत होता है, सब कुछ नियमित तरीके से होता है, और यहाँ पर कुछ भी नियत नहीं होता है, सब अनियमित तरीके से होता है। जैसे देखिए दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो है असंगठित क्षेत्र। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में क्या अंतर है। इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र देखिए ऐसा क्षेत्र होता है जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, जैसे रेलवे, डाक, ये सब
जो है किसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक, यानी ऐसे क्षेत्रक, ऐसे कंपनियां, ऐसे संगठन जिस पर सरकार का मालिकाना हक होता है, उसका मालिक कौन होता है, सरकार। तो वो सब किस में अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे देखिए रेलवे, डाक, फिर उसके बाद और भी चीजें हैं जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब कैसी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा सेक्टर, ऐसे संगठन जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, तो वो या कोई कंपनी हो, उसको क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र। जैसे देखिए अपने देश में टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, बिरला, इस तरीके से जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनको क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र, यानी इनका मालिक कौन है, कोई प्राइवेट या निजी व्यक्ति है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी भारत में इतनी ज्यादा जो बेरोजगारी है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है कि आंशिक रोजगार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता इसका प्रमुख कारण। यानी भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अपने देश में जो अनियमित रोजगार लोगों को मिलता है, यानी नियमित नहीं मिलता है, यानी कुछ दिनों तक काम रहेगा उसके बाद काम नहीं रहेगा। और ये चीज कहाँ ज्यादा देखी जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में, खास करके कृषि के क्षेत्र में, कि लोगों को वर्ष भर काम नहीं होता है जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा समय तक बेरोजगारी होती है, और बेरोजगारी रहने की वजह से उनके पास पैसे नहीं आते हैं, इसलिए क्या हो जाता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आंशिक रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी, इसको क्या कहा जाता है, कैसे डिफाइन की जाती है। तो देखिए जब अधिक लोग किसी कार्य में लगे हों और कुछ लोगों के हट जाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे आंशिक रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। देखिए ये चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाई थी कि ऐसा रोजगार जहां पर कम लोगों की जरूरत होने पर भी वहां ज्यादा लोग काम कर रहे हों, तो इस तरीके से वहां पर जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको हटा देने पर भी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसको क्या कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी या आंशिक रोजगार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्रक कौन सा है। तो देखिए जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो क्षेत्रक है वो तृतीयक क्षेत्रक है, यानी इसके द्वारा ही अपने देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया जाता है। देखिए भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्रक का है। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि आर्थिक गतिविधियों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, यानी आर्थिक गतिविधियां कितने रूपों में देखी जाती है, उनके दो प्रकार आपको बताने। तो देखिए पहला क्या है कि बाजारगत यानी मार्केट एक्टिविटी, और दूसरा है गैर बाजारगत यानी जिसमें मार्केट की एक्टिविटी नहीं होती, यानी नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो इसमें देखिए बाजारगत जो गतिविधियां होती है उनसे क्या होता है कि लोगों को आय प्राप्त होती है, और गैर बाजारगत का मतलब जिनसे आय प्राप्त नहीं होती, जैसे घरेलू कार्य। देखिए घरेलू कार्य करने पर लोगों को किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो अपने घर के कार्यों में सहायता करते थे, इसलिए इसको कहा जाता है गैर बाजार गतिविधि। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्रक जो है विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रहा है, यानी जो विकासशील देश हैं वहां पर किस क्षेत्र की बढ़ोतरी ज्यादा देखी जाती है। तो देखिए क्या होगा कि सेवा क्षेत्रक जो है विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रहा है, यानी जैसे अपना देश है तो अपना देश भी क्या है कि एक विकासशील देश है, तो यहाँ देखिए सेवा क्षेत्रक में बहुत ज्यादा प्रगति देखी जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक क्वेश्चन और देखिए क्या है कि मनरेगा क्या है, क्योंकि आपको आपके इसमें दिया गया है कि मनरेगा जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो असंगठित मजदूर होते हैं या ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो देखिए मनरेगा जिसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। तो ये देखिए भारत सरकार की एक योजना है जिसे 2005 में लागू किया, यानी 2005 में शुरू हुई थी और 2009 में इसको पूरी तरह से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो इस योजना का देखिए उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को कम से कम क्या दिया जाए, 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार, ताकि बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सके। इसका मकसद यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास अल्प बेरोजगारी की सिचुएशन रहती है, बहुत समस्या होती है, जब उनके पास खेतों में काम करने के लिए नहीं होता है तो क्या करते हैं, बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस समय पर उनको अगर 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा वर्ष में तो उनको कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी, तो इसीलिए सरकार ने इसको शुरू किया था। अब देखिए इसके दीर्घोत्तर प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं उनकी आपको तुलना करनी है। तो देखिए कैसे करना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो मुख्य कारक पहला इनका क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक देखिए क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्रक की जो चीजें होती हैं उनका उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है। और तृतीयक क्षेत्रक क्या करता है, इन दोनों को सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण इसका देखिए क्या होगा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन इत्यादि। इसका क्या होगा, कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग इत्यादि। इसका देखिए परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा। विशेषता देखिए क्या है, यह इसमें जनसंख्या का अधिक भाग निर्भर होता है, यह औद्योगिकरण से जुड़ा होता है, इसमें ट्रेंड लोगों को ही रखा जाता है, ज्यादातर लोग इसमें नहीं जुड़े होंगे, जिनके पास कौशल होगा, स्किल होगा, वही इस क्षेत्र से जुड़ता है। और तीसरा क्या है कि यह आधुनिक विकास का आधार कहलाता है। तो इस तरीके से इनके बारे में आप तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखा था कि जीडीपी क्या होती है, कि किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका देखिए मापने का तरीका क्या है कि जीडीपी का अनुमान जो है राष्ट्रीय आय लेखा विभाग यानी नेशनल अकाउंट्स डिवीजन द्वारा किया जाता है। जीडीपी से यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही, यानी इसको पता लगाया जाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालें, यानी भारत में जो बेरोजगारी की सिचुएशन है वो किस तरीके से है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रोजगार और शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी देखी जाती है, ये काफी प्रचलित है। कृषि में अधिक लोग कार्यरत हैं जबकि उत्पादन सीमित है, यानी कृषि कार्य में अपने देश में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं और ज्यादा लोगों को लगे रहने का कारण क्या है कि उनको किसी दूसरे क्षेत्र में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। अगर उनको कहीं दूसरी जगह रोजगार मिलेगा तो ज्यादा लोग इसमें कार्यरत नहीं रहेंगे। इसके अलावा देखिए औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्यों सीमित है, क्योंकि वहां पे स्किल चाहिए, लोगों के पास कौशल चाहिए और वहां पर लिमिटेड लोगों को ही काम पे रखा जा सकता है, क्योंकि काम पर रखने पर उनको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसीलिए वहां पर क्या है कि रोजगार सीमित है। अब देखिए इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने देश में छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, ग्रामीण रोजगार योजनाएं चलानी पड़ेंगी, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहतर करनी पड़ेगी, लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके पास किसी न किसी प्रकार का स्किल आ जाए और फिर उनको उस स्किल का प्रशिक्षण देकर उनको क्या करना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए, जिससे वो किसी न किसी काम में किसी न किसी रोजगार को प्राप्त कर लें। और उसके बाद स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी लोगों को हर समय नौकरी के चक्कर में ना पड़े रहे बल्कि खुद से कुछ करने का प्रयास करें, अपना खुद का रोजगार करें। इस चीज के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करिए। अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ा था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अब देखिए इनके बीच डिफरेंस। तो देखिए आधार क्या क्या है कि स्वभाव के आधार पर, वेतन के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर। उदाहरण क्या, तो संगठित क्षेत्र और असंगठित। तो सबसे पहले देखिए स्वभाव के आधार पर क्या होता है कि यह नियमबद्ध और नियंत्रित क्षेत्र होता है। ये देखिए क्या होता है कि अनियमित और असुरक्षित क्षेत्र होता है। वेतन देखिए यहाँ पर निश्चित होता है और समय पर मिलता है। यहाँ पर देखिए वेतन अनिश्चित होता है, असमय पर मिलता है, यानी समय नहीं निर्धारित होता। सुविधाएं देखिए क्या है कि यहाँ पीएफ, छुट्टी, पेंशन इत्यादि लोगों को, काम करने वाले लोगों को मिलती है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। उदाहरण इनका क्या है कि बैंक, सरकारी दफ्तर, और यहाँ देखिए दिहाड़ी मजदूर, घरेलू नौकर, इन सबको देखिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर। अगला प्रश्न क्या देखिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं की तुलना कीजिए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो है किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, या शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली जैसे आवश्यक क्षेत्रों में कार्य करता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र किसका होता है, किसी भी सरकार का होगा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और इन सबको दिए जाने का मकसद क्या होता है कि उस देश की या उस राज्य की जो जनता है उसकी सेवा करना।
सेवा कैसे कैसे होगी? शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, परिवहन और बिजली जैसे आवश्यक क्षेत्रों के। निजी क्षेत्र का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लाभ कमाना, यानी निजी क्षेत्र जो कुछ भी काम करेगा उसमें वो अपना प्रॉफिट देखेगा, बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं करेगा। जैसे देखिए उत्पादन, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय होता है। जब भी आप देखेंगे कोई निजी वस्तु का उपयोग आप करेंगे तो आपको उसको पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन बहुत सी देखिए सरकारी चीजें ऐसे होती हैं कि लोग उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। तो दोनों क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का जो महत्व नहीं है, दोनों का अपने अपने जगह पे बहुत ज्यादा महत्व है और दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं? आगे ले जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सेवा क्षेत्र का महत्व स्पष्ट करिए, यानी सेवा क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए सेवा क्षेत्र जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए भारत सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो सरकार चलाती है, तो उनसे जो कुछ भी इनकम होती है सरकार उस इनकम को क्या करती है कि अपने देश के लोगों के ऊपर खर्च करती है, यानी एक तरफ से कमाती है और फिर अपने देश के लोगों पर ही उसको खर्च किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि रेलवे जो है भारत का बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, तो रेलवे से जितनी आय होती है सरकार फिर क्या करती है? अपने देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ही खर्च करती है। तो देखिए उसका मकसद क्या हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो मकसद है वो लोगों का सेवा करना है। तो देखिए जो सेवा क्षेत्रक होता है इसका क्या महत्व होता है? तो सेवा क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है, यह जीडीपी में प्रमुख योगदान देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन जैसी जो आवश्यक सेवाएं होती हैं वो सेवा क्षेत्र के द्वारा दी जाती हैं, यह रोजगार सृजन में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से देखिए क्या है कि सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में रोजगार की स्थिति सुधारने के उपाय लिखिए, यानी भारत में रोजगार की जो स्थिति है वो बेहतर कर दी जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे देखिए बहुत से ऐसे अपने देश में राज्य हैं जहाँ के लोग ज़्यादातर दूसरे बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से देखिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत नहीं अच्छी मिलती है। रेलवे में देखिए आप जब भी ट्रेनों में जाएंगे तो आपको हमेशा भीड़ दिखेगी। तो इस सब कारण क्या है? यही सब कारण है कि लोगों को अपने क्षेत्र में अपने घर के पास रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वो रोजगार के काम की तलाश में किसी दूसरे जगह पर आते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि कृषि के आधुनिकीकरण से उत्पादकता में वृद्धि करें, यानी कृषि को क्या किया जाए? आधुनिक तरीके से किया जाए। पुराने तौर तरीके से करने से उत्पादन बेहतर नहीं होता है, तो इसको जब नए तौर तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जाए तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके अलावा देखिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए, यानी अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करना चाहिए। लोगों को पढ़ाई के समय कुछ न कुछ स्किल सिखाए जाने चाहिए और फिर उनको किसी न किसी प्रकार के स्किल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी लोगों को खुद से अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर सेल्फ तरीके से कोई रोजगार करने का या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो है सोचने का मौका देना चाहिए, उनको उस योग्य बनाना चाहिए। और देखिए सरकार के द्वारा मनरेगा जैसी रोजगार योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, जिन क्षेत्रों में देखिए कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाता है तो वहाँ सरकार को मदद करनी चाहिए। जो मनरेगा योजना चलाई गई थी उसको बेहतर तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद भारत में बेरोजगारी क्यों बनी हुई, यानी भारत की जीडीपी कहा जा रहा है कि भारत दुनिया में तीसरे चौथे स्थान तक पहुंचने वाला है। कभी कभी देखिए आप देखते हैं कि भारत जो है चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन 4 देशों के बाद 5वें स्थान पे आता है। लोगों का कहना है अपने देश के अर्थशास्त्रियों का कि भारत जो है तीसरे या चौथे नंबर पे आ सकता है। तो भारत जब इतना तेजी से जीडीपी में आगे बढ़ रहा है तो फिर अपने देश में क्यों बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है? तो देखिए हालांकि जीडीपी बढ़ रही है परंतु रोजगार की वृद्धि उतनी तेज नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या है कि उत्पादन में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता घट रही है। यानी अपने देश में जो उत्पादकता बढ़ रही है तो उसमें मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो जब मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो मानव को कम इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगा? लोगों की श्रम की घटी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी, लोगों को श्रम नहीं मिलेगा। सेवा क्षेत्र में देखिए उच्च शिक्षा की मांग है जो सभी के पास नहीं है, यानी सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों के पास क्या चाहिए? हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भारत में बहुत से लोगों के पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तीसरा क्या है कि कृषि पर अब भी अधिक लोग निर्भर है।
भारत में देखिए ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर क्यों, क्योंकि किसी में कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोगों को वो आसान लगता है, सोचते हैं कि अपने घर पर रह के कृषि कार्य करो, आराम मिलेगा, तो इसीलिए वो किसी दूसरे काम को नहीं करना चाहते। उद्योगों में देखिए पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जा रही है, इससे जीडीपी तो बढ़ती है पर रोजगार के अवसर कम होते हैं। यानी जो उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है, तो पूंजी लगाने की वजह से उद्योग धंधा बहुत आगे बढ़ता है, तो इससे क्या है, जीडीपी तो बढ़ जाती है पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन करिए। यानी भारत में आर्थिक विकास जिस तरीके से हुआ है, तो उसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक हैं उन्होंने किस तरीके से कब कब योगदान दिया है। तो देखिए भारत के आर्थिक विकास के साथ जो तीनों क्षेत्रक हैं उनकी संरचना में देखिए समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आया है, तो किस तरीके से इन लोगों ने योगदान दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो गया है, घटा है। पहले जो था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। जैसे देखिए स्वतंत्रता के समय यानी 1950 के दशक में भारत की अधिकांश आबादी किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा योगदान दे रहा था। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान देखिए उस समय जो है लगभग 55% के आसपास था, परंतु विकास और औद्योगिकरण के साथ जब कृषि का योगदान धीरे धीरे क्या हो गया, घटकर आज लगभग 15 से 17% रह गया। यानी देखिए जो योगदान 55% था वो घटकर कहां पर आ गया, 15 से 17%। फिर भी रोजगार देने में यह क्षेत्र आज भी सबसे बड़ा है, लगभग 40% लोग कृषि पर ही निर्भर। यानी यह रोजगार बहुत से ज्यादा लोगों को देता है, लेकिन जीडीपी में योगदान अब नहीं दे पा रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि उत्पादन में कमी और परंतु रोजगार में अधिक निर्भरता। यानी क्या है कि इसका कम योगदान का कारण क्या है कि उत्पादन में कमी आ गई है और रोजगार में बढ़ोतरी, यानी ज्यादा लोग काम पे लग गए लेकिन उत्पादकता बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। द्वितीय क्षेत्र का देखिए विकास हुआ है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा है तो द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ है। जैसे देखिए उद्योगों की स्थापना, विनिर्माण इकाइयों का विकास, ऊर्जा और निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई है। 1950 से 1990 के बीच देखिए इस क्षेत्र का योगदान लगभग 15% से बढ़कर कितने परसेंट तक पहुंच गया, 25%। यानी उसका योगदान घटा है तो इसका 15 से 25% यानी बढ़ोतरी हुई है। परंतु भारत में औद्योगिकरण की गति विकसित देशों की तुलना में धीमी रही है। अपने देश में जो औद्योगिकरण हुआ है वो बहुत फास्ट नहीं हुआ है जैसे विकसित देशों में हुआ है, यानी इसमें कमी रही है। 1991 के बाद देखिए उदारीकरण और विदेशी निवेश एफडीआई से यह क्षेत्र और मजबूत हुआ है। यानी जब अपने देश में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई उसके बाद से इस क्षेत्र का विकास और बढ़िया हुआ है। इससे उत्पादन और रोजगार दोनों में मध्यम वृद्धि देखी गई। अब देखिए आपका अगला क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का क्या हुआ है, तीव्र विकास हुआ, यानी इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है। इसका विकास कैसे हुआ कि आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र का सबसे तेजी से विकास हुआ। यानी जब 1991 ईस्वी में अपने देश में आर्थिक सुधार किए गए उसके बाद इसका विकास बहुत तेजी से हुआ। बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना और प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। जब इनका विस्तार हुआ तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र में आमदनी बहुत ज्यादा होने लगी। देखिए आज राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान देखिए 55 से 60% से अधिक, यानी जस्ट अपोजिट हो गया कि आजादी के बाद तुरंत सबसे ज्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक का 50 से 60। अब यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, तृतीय क्षेत्र का योगदान अब 50 से 60 के बीच में हो गया और प्राथमिक क्षेत्र का घट के 15 से 17%। तो रोजगार के अवसर भी देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। यानी तृतीय क्षेत्र में देखिए शहरी क्षेत्र में बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जिनके पास अच्छे स्किल है, उनको इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। ठीक, तो देखिए तृतीय क्षेत्र आज भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या बन चुका है, रीढ़ बन चुका है। यानी सरकार को, लोगों को सबसे ज्यादा जो इनकम प्रदान करने वाला क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र की है। ठीक, तो इनके परिवर्तन का देखिए प्रमुख कारण क्या है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की गति, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी में गति, वैश्वीकरण और विदेशी निवेश का प्रभाव, सेवा क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि और कृषि पर निर्भरता में धीरे धीरे कमी। तो इन सारी चीजों में बदलाव का यही प्रमुख कारण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एक कि भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे, यानी जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, उनका कैसे संरक्षण किया जाए। तो देखिए भारत में जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक हैं
उन्हें देखिए नियमित नौकरी नहीं मिलती, उनको निश्चित वेतन या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती और जिनके काम की कोई कानूनी गारंटी नहीं होती। तो ये इनकी क्या है, समस्या है। तो इनके इन समस्याओं को संरक्षण करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है कि श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना। दूसरा क्या है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, खास करके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड इत्यादि। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, ये उनको अच्छे तरीके से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शिक्षा और कौशल विकास, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो देखिए सरकार के द्वारा चलाई गई है, इससे उनका क्या किया जाए कि उनको अच्छे अच्छे स्किल सिखाया जाए, कौशल सिखाया जाए, जिससे उनको क्या हो कि बेरोजगारी की स्थिति से छुटकारा मिले। उनके देखिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है, इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको न्यूनतम मजदूरी इतनी देनी चाहिए। श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, यानी जो अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए एक संस्थान बनाया जाए। संगठनात्मक सशक्तिकरण किया जाए उनका, और फिर सरकारी निगरानी और शिकायत प्रणाली भी विकसित की जाए, यानी इनकी जो भी शिकायत हो, जो भी समस्या हो, वो सरकार की निगरानी में हो। इसके लिए एक नया विभाग बनाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को करने से क्या होगा कि अपने देश में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनका संरक्षण होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज आप लोगों के अर्थशास्त्र का जो दूसरा चैप्टर था उसका भी बेहतर तरीके से पहले की तरह ही प्रश्नोत्तर रूप में जो है अध्ययन किया, और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं भी कोई डाउट है या कोई चीज़ में त्रुटि नज़र आ रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आप उन लोगों को, सभी लोगों को जिनको ये सब समस्या होगी उनको हेल्प करूँगा, उनको बताऊँगा। ठीक, अगली क्लास में हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर आपका जो है मुद्रा और साख से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।